नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में सोमवार राजस्थान के लिए सौगातों का सोमवार रहा? क्या वाकई में समाधान का सोमवार रहा? क्या वाकई में सियासत का सोमवार रहा? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर रहे और पिछले 3 महीने में यह शाह का राजस्थान का तीसरा दौरा है। आज करीब 9,600 करोड़ की लागत के 1100 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया। वहीं राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने को लेकर सरकार की ये यूं कहें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की। साथ ही जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया गया, जिसमें जयपुर सेंट्रल जेल के बैरक और कानून व्यवस्था के पहलुओं को काफी बेहतर तरीके से दर्शाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों ने न्यायिक प्रणाली को तेज, सरल और अधिक सुलभ बना दिया। उन्होंने इन कानूनों को न्याय की सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में राजस्थान से इन 3 कानूनों को देश के सामने 1 वर्ष की उपलब्धि के साथ रखना, इसके साथ अमित शाह का लगातार राजस्थान का दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का लगातार राजस्थान आना, क्या राजस्थान उस डबल इंजन में सुपर फास्ट रफ्तार से दौड़ रहा है जहां हर 2-4 महीनों में बम्पर सौगात मिलती है? आज बात इसी मुद्दे पर। जो भी एफआईआर होगी 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाए। गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज एक तरफ भजनलाल सरकार जिसकी जमकर तारीफ की गई, दूसरी तरफ वो 3 कानून जिनको लेकर सफलतापूर्वक 1 साल का बखान किया गया और तीसरा पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल खड़े किए गए। क्या वाकई में सौगात और सियासत एक साथ नजर आई? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर है। अदिति, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि सियासतदान जब भी सौगात देते हैं तो सियासी पहलू भी उसके देखे जाते हैं। अब गृह मंत्री का यहां आना, बम्पर सौगातें देना, मुख्यमंत्री की तारीफ करना, यहां की वर्किंग स्टाइल की तारीफ करना, यहां के क्राइम कंट्रोल को फोकस करना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक तो बात है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बात होती है, क्योंकि हम अमित शाह जी से अक्सर जब इन सारे मुद्दों पर मुलाकात कभी ऑफ रिकॉर्ड होती है तो उनका ये, जैसे 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना था भारत देश से, ठीक वैसे ही इस कानून को हर एक राज्य में, राजस्थान तो बड़ा राज्य है ही, साथ में दूसरे राज्यों में किस तरीके से इसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से, लगभग 1 जुलाई 2024 से लेकर अब तक साल भर हो गया, इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? क्या लोग जानते हैं कि अब, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, अगर कल को कोई महिला को ये इशू है कि कोई साइबर तरीके से कोई गलत इमेजेस भेज रहा है, कोई अकाउंट फॉलो करके परेशान कर रहा है, तो पहले के कानूनों में आईपीसी सीआरपीसी में ये नहीं था कि इसमें क्या होगा, लेकिन अब के कानून में है साइबर क्राइम, उसमें किस के तहत इसको सजा प्रावधान होगा, ये तमाम चीजें हैं। तो ये सब समझाना, ये तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बात बोल रही हूँ। लेकिन अब बात यह है कि जब अशोक गहलोत, क्योंकि आज उन्होंने अशोक गहलोत का जिक्र किया, अच्छा आप देखिए विजेंद्र, जब कांग्रेस अभी विपक्ष की भूमिका में है, अच्छे नंबर्स में है, लेकिन वो भी ढीला ढाला एक लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, वो भी कोई आम केंद्रीय मंत्री नहीं, अमित शाह आते हैं और सीधा सीधा अशोक गहलोत को, जब वो भजनलाल सरकार को टारगेट करते हैं अशोक गहलोत, तो उनको जवाब देके जाते हैं, कैसे? जैसे कोई अभिभावक आया हो, अभिभावक आके जो एक अपने बच्चे का संरक्षण करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, एक नैरेटिव सेट करके गए हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बाहर किया था, लॉ एंड ऑर्डर और विकास, कि ना तो विकास हुआ और अगर योजनाएं दी भी बजट में तो धरातल पे नहीं उतर पाई, जिसका जिक्र अशोक गहलोत ने किया कि राइजिंग राजस्थान क्या हुआ। तो उन्होंने 2 चीजें, एक लॉ एंड ऑर्डर कि हमने कैसे सबसे पहले तो उस सरकार को हटाया, और अब हम जिस वादे के लिए आए थे कि लॉ एंड ऑर्डर के, हम कैसे उसको दुरुस्त कर रहे हैं, कैसे बेहतर तरीके से यहां पर कानून काम करेगा, कितना आसान है, ट्रांसपेरेंट है, क्विक है, टेक्नोलॉजी वाला है।
ये तमाम चीजें हैं, ये बताई गई। और फिर आई बात एक नैरेटिव की, और ये बात मैं आपको बिल्कुल खुले तौर पे कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली तक बातें जाती हैं अलग अलग तरीके की। सूत्र ये तक बताते हैं कि कुछ सरकार से जुड़े लोग वहां जाके पूछते हैं कि क्या विस्तार हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है क्या। तो अमित शाह का, जिनको नंबर 2 स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य कहते हैं, जो सब तय करते हैं संगठनात्मक भी और उस लिहाज से वैचारिक तरीके से भी, उनका आके कहना कि भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान में जो काम किया वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके टारगेट से बहुत अच्छा था, और सीधे सीधे अशोक गहलोत को चुनौती देना और ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो लाइन है इसके पीछे का मतलब बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चाहे संगठन और सत्ता के अंदर ही जो नैरेटिव बनते आते हैं उसको तोड़ना। और दूसरी बड़ी बात है कि जो वादा किया था प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने कि हम आते रहेंगे, डबल इंजन की सरकार है, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ देंगे, तो 3 महीने में तीसरा दौरा अमित शाह का मायने रखता है। एक कसावट आती है संगठन में भी, सरकार में भी, वही करने। आप ये कह रहे हैं अभिभावक के तौर पर अपोजिशन को सवाल किया, बाकायदा डबल इंजन के तौर पर ये बताया कि हम जो वादे करके गए थे हम यहाँ काम कर रहे हैं। तीसरा, जो संगठन के अंदर सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर पूर्ण विराम लगाया, और सरकार के अंदर जो चल रहा है उस पर भी संदेश दिया कि यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ही नेतृत्व है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही बात है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिल्ली तक आके कोई कुकिंग ना करे, क्योंकि जनता तक भी जाता है और संगठन में मनोबल कम होता है। तो ठीक है योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि आंकड़े कम हैं, क्राइम के आंकड़े कम हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे, बीते 2 साल के अंदर आपको क्या मेजर चेंज नजर आए, और जो 3 नए कानून हम लेकर आए उसका आपको क्या इंपैक्ट नजर आया? क्या वाकई में वो इतने आसान है कि आम आदमी को अब जल्दी इंसाफ मिलने लगा है? विजेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई नए कानूनों की, और इनको 2 साल हो गए हैं, ये 2023 में लागू हुए थे। अब कानूनों की व्याख्या की जाए तो काम करने वाले से पूछा जाए जो इन कानूनों से थानों में काम कर रहा है, तो ये कानून वो 100% क्या 50% भी लागू नहीं कर पा रहा। एक तो ये है कि संख्या हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन थानों पर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक प्रावधान है कि 7 साल से ऊपर तक के अपराधी के लिए जब पकड़ने जाते हैं तो एक तो FSL की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास FSL के संसाधन पूरे नहीं है। इन्होंने जब कहा था कि हम 33,000 फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट को भर्ती करेंगे, वो अभी तक कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे। तीसरी बात यह है कि जब अनुसंधान अधिकारी NDPS एक्ट या चाकूबाज या हथियारबाज को पकड़ने जाएगा तो विजेंद्र जी वो वीडियोग्राफी करेगा या उसको पकड़ेगा या वो फर्द बनाएगा, क्या करेगा ये अभी तक पुलिस वालों को भी कंफर्म नहीं है। ये क्या करते हैं, देखिए पहले भी, अब माफ करना पुलिस में रहा हूं तो पुलिस की बताता हूं, पहले भी क्या जैसे एसओजी भी जब किसी पर एक्शन लेने जाती है तो वो भी तो वीडियोग्राफी करती है ना सर, तो वो तो एक अलग से हो गया कि भाई आप कहीं पर एक्शन लेने गए हैं तो आप उसको एक तरीके से रखिए। कुछ ऐसे अपराध आपने एसओजी का कह दिया, एसीबी का कह दिया, वो एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक, जाप्ता साथ जाता है, ठीक। लेकिन एक सड़क के ऊपर हथियारबंद आदमी हथियार पुलिस की तरफ लेके खड़ा है तो आप क्या करोगे, कैसे उसकी वीडियोग्राफी करोगे, कैसे उसको पकड़ोगे? दूसरा, फर्दें आप बनाइए मौके पे, तो आप इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आप वहां लेके जाओगे ना, लैपटॉप वगैरह लेके जाओगे, नहीं जाओगे? अच्छा, दस्तखत कहां से कराओगे अपराधी के? गवाहों के दस्तखत कहां कराओगे? वहीं तो कराओगे आप वहां, तो वहां स्कैनर भी चाहिए। तो बाबू जी ये इतनी सारी बातें सिर्फ मैंने अनुसंधान की छोटी छोटी और रखी है। और ये है साहब, अगर आप वीडियोग्राफी बनाओगे तो मोबाइल किसका लोगे काम में? अब आप मोबाइल अपना काम में लीजिए जिसमें आपके शादी ब्याह के सारे सामान उसमें फिट हैं, उसी मोबाइल को SSO ID से जोड़ रखा है, उसी मोबाइल से 65B का सर्टिफिकेट जारी होता है। आप मुझे बताइए कि अनुसंधान में वही कार्रवाइयां जो पहले होती थी वैसी की वैसी कार्रवाइयां हो रही है अभी भी, पर अंतर इतना ही है कि जिसके अंदर गंभीर प्रकृति का अपराध हो तो इनको झक मार करके वहां मौके पे कार्रवाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आसपास की चीजें नजर आती। आप देखिए एक अपराधी को पकड़ते हैं, वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप क्या करोगे भीड़ इकट्ठी करने के बाद? आज से 20 साल पहले जब हम अपराधी पकड़ने गए केशवराय पाटन में, तो आसपास के लोगों ने, वहां एक आए थे IPS नए चटक, उन्होंने कहा नहीं कानून में प्रावधान है, मौके पे फर्दें बननी चाहिए, तो चलो भाई बनाओ। हम फर्दें बनाने लगे, भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि उस अभियुक्त को और फर्दों को सबको लेकर थाने में भागना पड़ा, नहीं तो मुलजिम को और छुड़ा लेते।
तो कानून को लागू करने के लिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। ठीक है, देखो शैलेंद्र गुर्जर 7 साल से कम के भाई कमियां होती है, दर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, कमियां होती है और कमियों पर धीरे धीरे काम भी होता है। क्या हम इसको इस नजर से देखिए कि भाई पहला अच्छा फैसला ये कि 3 नए कानून आए, उनको सिंपल किया गया, कई और जो इस वक्त के क्राइम है उनको ऐड किया गया, टाइम बाउंड किया गया कि भाई कोई भी एफआईआर होगी तो 3 साल के अंदर उस पर फैसला आना होगा। आप ये मानकर चलें कि भाई अभी वक्त लगेगा इसको 100% एग्जीक्यूट होने में। देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्वयं अपने मुख से कहा कि अभी 2 साल और लगेंगे इस पूरे कानून को पूरे देश में पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने में। जिस तरह से आपने देखा लाखों पुलिस अधिकारियों की, हजारों न्यायिक कर्मचारी अधिकारियों की, एफएसएल कर्मचारियों की जो ट्रेनिंग की गई है, जेल कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई है, उनकी पूरी हुई है। और कानून का आप उद्देश्य समझिए, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। 1860-61 के बने हुए कानून, अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून, अंग्रेजी पार्लियामेंट में पास हुए और अंग्रेजी शासन को बचाने के लिए बनाए गए कानून जो भारतीयों पे दंड की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, आज उस अवधारणा को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने तोड़ने का काम किया है। और किस तरह से 3 आपराधिक न्याय नए कानून बने। और आपको बता दूं 1 जुलाई 2024 से कानून लागू हैं, अभी 1 साल से ऊपर इन कानून को हुआ है। उन्होंने यही वो प्रगति रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चार्जशीट में 50% चार्जशीटें हम समय पे पेश कर पाए, क्योंकि इस कानूनों में जो प्रावधान किए गए, आप देखिए इस कानून पहले आतंकवाद की इसमें परिभाषा नहीं। इसमें राजस्थान कौन से पायदान पर है जी? राजस्थान कौन से पायदान पर है? बिल्कुल, राजस्थान धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे राजस्थान जो पूरी इसकी रिक्वायरमेंट और जो इसके किस तरह से इस पे काम करना है ढांचे में, उस ढांचे में पूरी तरह से अधिकारियों को देश में राजस्थान कौन से पायदान पर है सर इनको एग्जीक्यूट करने में? देखिए, ये आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है कि कौन से पायदान पे, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, आप उद्देश्य को समझने की कोशिश करिए। जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था उसको भारतीयों द्वारा बनाया, जैसे कि योगेंद्र जोशी जी जो कह रहे हैं कि भाई एफएसएल टेक्नीशियन होना चाहिए, मौके पर यह प्रावधान है, तो राजस्थान में कितने टेक्नीशियन? देखिए, पहले क्या था आप बताइए? पहले फॉरेंसिक लैब्स नहीं थी, हमने नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई फॉरेंसिक की 2020 में, क्योंकि हमको नए कानून लाने थे। हमने भर्ती भी शुरू कर दी है, टेक्नीशियंस की भर्ती भी हुई है, साइंटिस्ट की भर्ती हुई है। और आप बताइए राजस्थान में भी कितनी फॉरेंसिक लैब है सर? देखिए, कानून अगर कोई बनता है तो वो आगे भविष्य किस तरह से, वो तो मैं भी मान रहा हूं भाई, सरल और मैं भी मान रहा हूं कि भविष्य में और बेहतर होगा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की तो बात करें ना। पहले था क्या? अभी राजस्थान में कितनी एफएसएल डेफिनेशन नहीं थी। आप देखिए, डिजिटल अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, किस तरह से इनको जोड़ा गया, सारी चीजों को उसमें रखा गया और किस तरह से आने वाले समय में नागरिक को सरल और सुलभ साइबर क्राइम में कितनी कमी आई है सर? साइबर क्राइम में कितनी कमी आई है? साइबर क्राइम में कितनी कमी? 68% की कमी आई है राजस्थान में साइबर क्राइम में। मैं आपको बताता हूं, चैलेंज के साथ आप उठा के देख लीजिए, 68% कितनी बड़ी उपलब्धि। और ओवरऑल आपराधिक आंकड़ों की बात करेंगे तो आप राजस्थान में पिछले 1.25 साल में माननीय भजनलाल सरकार में 19.45% अपराधों में कमी आई है। ओवरऑल समग्र रूप से देखें तो आप निश्चित तौर पर देखिए हम कंट्रोल करने जा रहे हैं और किस तरह से कानून बना है। ये कानून प्रतीक, क्योंकि ये तो सच है कि भाई आपके दौर की सरकार एक लंबे टाइम तक या तो जैसलमेर रही या होटल में रही, ये सच है और वो कटु सत्य है। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि भाई अब नई सरकार को लगभग 2 साल हो चले हैं, तो अब उस सरकार के जो काम है उसका एक लेखा जोखा सामने होना चाहिए और जो भी बात हो वो एक ऐसे धरातल पर होनी चाहिए जहां हम कंपेयर कर सके कि भाई आप अगर दोष लगा रहे हैं तो उसी ईरा में आपकी सरकार के दौरान क्या आंकड़े थे और वर्तमान सरकार के आंकड़े क्या है? विजेंद्र भाई, होटलों की बात करी तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि होटलों में थे, लेकिन ली मेरिडियन में हमारा कोई नेता नहीं गया था और कोई नेता पकड़ा नहीं गया था, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे पिछले दिनों भी और आज भी कि आंकड़ों में कमी आई है। अरे आप एफआईआर दर्ज ही मत कीजिए ना, आंकड़ों में कमी आएगी। और आज के अखबार की प्रमुख खबर है कि नाबालिग 3.5 महीने तक थाने के चक्कर काटती रही और दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई और उसके एक बच्चा हो गया। कली की बात है, सीकर के अंदर एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म के लिए जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसने वीडियो बना करके डाला है।
तो जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, कार्रवाई हो नहीं रही है, कभी गैंगस्टर गोली चला रहे हैं, कभी जयपुर में खोनागोरी में अभी परसों गोली चली थी, वो आज तक नहीं मिले लोग जिन्होंने गोली चलाई थी। तो पुलिस कर क्या रही थी और ये ढिंढोरा किसका पीट रहे हैं? और अगर आप आज और कल के ही अखबार उठा लेंगे या आपके चैनल पे देख लेंगे, कल मैं देख रहा था कि 7 साल की बच्ची के साथ में स्कूल में घुसकर के दुष्कर्म हो जाता है। तो ये क्राइम कम नहीं हो रहे, क्राइम को छुपाने के लिए एक नया तरीका निकाला गया जिसके अंदर 7 साल तक के अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी और 7 साल के ऊपर भी जो एफआईआर जो क्राइम हो रहे हैं 7 साल की सजा के ऊपर वाले भी, उसके अंदर भी कोताही दर्ज की जा रही है। और ये सरकार बड़े बड़े दावे करती है, डिजिटल इंडिया के दावे करती है। 2024 की आज तक क्राइम रिपोर्ट नहीं आई, 2023 की अभी आई है थोड़े टाइम पहले, 10-15 दिन पहले, और 2024 की अभी तक भी नहीं आई है। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे चले जाइए आप, पिछले 2 महीने के अपराधों का जो रिकॉर्ड है वो नहीं दिखाया गया। तो कौन से तो ये साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, कौन से ये डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, कौन से क्राइम रोकने की बात कर रहे हैं? ये लेकिन साइबर क्राइम में तो कमी आई, आप ये कह रहे हैं कि साइबर क्राइम में भी कमी नहीं आई। मैं पिछले दिनों आप और मैं विजेंद्र भाई जब डिबेट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, रवि प्रकाश जी ने खुद ने ट्वीट किया हुआ है कि 4 महीने के अंदर 350 करोड़ रुपए की ठगी हो गई थी मेवात के अंदर। ठीक, तो ये मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है, रवि प्रकाश जी का ट्विटर हैंडल खोल लीजिए। और साइबर क्राइम के अंदर पिछले उसकी बाकी रिपोर्ट भी तो देखिए ना कि उन्होंने ही फिर, वैसे तो राहुल थे जिनका शायद था, राहुल प्रकाश थे, रवि प्रकाश नहीं थे, राहुल प्रकाश थे। उनके ट्विटर पर फिर बाकी भी खंगाली ना कि कैसे जामताड़ा को ब्रेक किया गया, कैसे बाकी राज्यों से भी जो नेटवर्क चल रहा था उसको ब्रेक किया गया, कितनी हजार सिम को डिस्कनेक्ट किया गया। ये भी तो आंकड़े उन्हीं के एक्स अकाउंट पर है। बिल्कुल किया गया। क्राइम ये नहीं बताने चाहिए। क्राइम को रोकने की कोशिश जरूर की गई लेकिन रुका नहीं। और ये जो कह रहे थे कि 68% की गिरावट आई है, वो 68% की गिरावट नहीं आई है, वो 68% की बढ़ोतरी हुई है। और मैंने तो उनके ट्वीट कोट करके ही बता रहा हूं कि 4 महीने के अंदर 350 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। तो आप देख लीजिए कौन सा साइबर क्राइम रुक रहा है। और आप आज के, कल की, परसों की और आने वाले कल की भी बोल रहा हूं मैं, तो आप अखबार उठा के देख लेंगे तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ ये आंकड़ों के अंदर छुपाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं अदिति, क्योंकि बीते 15 सालों से ये सच है कि शायद किसी दिन का अखबार या कोई ऐसा दिन जाता हो कि जब हम यहां से बैठकर किसी अपराध की खबर को नहीं पढ़ते हो। ऐसा नहीं हुआ है कभी, ये सच है, सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन यह भी सच है कि अलवर के अंदर जो मूक बधिर बच्ची के साथ हुआ गहलोत सरकार के दौरान, जिसको लेकर बाकायदा नाना प्रकार की कमेटियां बनी, दिल्ली से भी लोग आए, यहां से भी बाल विकास जो मंत्रालय उससे रिपोर्ट मांगी गई, महिला बाल विकास अधिकार जो यहां पर संभाल रही थी उन्होंने भी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया। ये एक कटु सत्य है उस वक्त का। वो तो पकड़ा नहीं गया, ये तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, कटु सत्य है। खाने के चक्कर लगा रही है अदिति, क्या वाकई में देखिए 2 चीज है। एक होता है क्राइम को रोक नहीं पाना, दूसरा होता है क्राइम होने के बाद इंसाफ देना। इन 2 चीजों में अंतर है, क्योंकि 90% वही एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 90% तो वो है जो घर के जानकार हैं। अब उनसे क्राइम को कैसे रोका जाए? लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई में नए कानूनों से जिंदगी आसान हुई? देखिए, अभी सही मायने में तो जैसा अभी सर कह रहे थे, ये जो नए कानून हैं उनको प्रॉपर तरीके से इनका क्रियान्वयन होना और जिन जिन चीजों की कमी है, भाई हम इसको टेक्नोलॉजी वाइज, स्पीड वाइज तमाम चीजों से लैस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वो संसाधन कहाँ है? और ये संसाधन राजस्थान का जिक्र नहीं कर रही। अब आपने रेप का जिक्र किया है, तो क्या तो टीएमसी, क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या कांग्रेस और क्या देश की अन्य पार्टियां। सवाल यह है कि आप सत्ता में हैं, टीएमसी आप देखिए जहां पर खुद टीएमसी के नेता इन्वॉल्व होते हैं वहां तो भारतीय जनता पार्टी लपकती है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी का बयान आप सुनिए, वहां तो हर मुद्दे पे लपकती है, पर और या कहीं पर आप पेपर लीक हो जाए भारतीय जनता पार्टी लपकती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो जाए तो कुछ नहीं होता। रेप देखिए राजस्थान में भी ऐसा नहीं है, अभी डेटा नहीं आया, ये बात सत्य है, 2023 का डेटा आया है। अगर डेटा आएगा तो रियलिटी यहाँ की भी आएगी। लेकिन डेटा क्यों रुक रहे हैं? कई चीजों के डेटा रुक रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब जाति जनगणना हुई थी, डेटा क्यों रुक गया था? क्यों चीजें छुप जाती हैं? क्यों चीजें छुप जाती है? सरकारों से सवाल है। और देखिए बात यह है, क्योंकि भाजपा की सरकार है तो भाजपा से बड़ा सवाल हर चीज में शुरू होता है। आम ये हमेशा बात नहीं कर सकते कि अलवर में क्या हुआ था। और एक और बात है, देखिए वहां पर गला कटा उदयपुर में, अशोक गहलोत गए वहां पर, और जिस तरीके से देखिए वैसे भी कांग्रेस को सेक्युलरिज्म के नाम पर इन तमाम चीजों पर कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन उसी डर से, क्योंकि चुनाव भी साथ में थे, उसी डर से शाम को उन दोनों को पकड़ा भी गया।
अलवर में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, देखिए हर तरीके से चीजें हुई। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो चाहे फिर किसी राज्य में भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, टीएमसी की हो, आरजेडी की हो, जेडीयू की हो, रेप पर उस तरीके का एक्शन कि उसको 24 घंटे में पकड़ने की चुनौती हो, 48 घंटे में पकड़ने की चुनौती हो, वो नहीं हो रहा। चाहे बड़े से बड़े रिफॉर्म्स आ जाएं, जब तक 24-48 घंटे में सजा ना हो रेप की, तब तक वो बात नहीं है। अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स है, बस एक सेकंड लूंगी मैं। प्रोज एंड कॉन्स ये है कि वो वाकई में अपराधी है नहीं है, लेकिन उसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, वरना पता नहीं कितनी बच्चियां नाबालिग उम्र में बच्चा जन्म देंगी। ठीक है शैलेंद्र जी, भाई ये तो सवाल गंभीर है कि अगर मानिए 2024 के आंकड़े नहीं आ रहे, इस वक्त तक तो अगर मैं गलत नहीं तो हम 2025 के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे होते थे, 2024 की कंपाइल होकर रिपोर्ट आती थी, वो भी नहीं है। और जो प्रतीक कह रहे हैं कि भाई 2 महीने से तो पुलिस की वेबसाइट राजस्थान की, उस पर भी डाटा अपडेट नहीं हो रहे हैं। डाटा दिखाने से क्या प्रॉब्लम है? और डाटा अगर सामने होंगे तो एक सही तस्वीर आती है, उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको रोकने में। डाटा क्यों नहीं आ रहा है? देखिए विजेंद्र जी, क्या है, कांग्रेस प्रवक्ताओं की एक आदत है, इनके नेता जो हैं, चाहे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी हो या गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में कोई बहस नहीं करेंगे, कोई प्रस्ताव नहीं लाएंगे, कोई डेटा नहीं मांगेंगे। यहां आकर टीवी पे ये इस तरह के डेटा मांगने लगे। अरे जो प्रॉपर फोरम है जहां आप डेटा मांगने का आपको अधिकार है और सरकार को वहां जवाबदेही के साथ वहां डेटा प्रोवाइड करने का अधिकार है, ऑथेंटिक चीज विधानसभा के पटल पर आती है, वहां ये मांगे नहीं, बाहर आके कॉमन मैन देखना चाह रहे हैं, बताइए पीएचक्यू की वेबसाइट पर आपकी बात नहीं होना चाहिए। आपकी बात पे आ रहा हूं ना सब, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए वेबसाइट में बाकी का डेटा क्यों डाल रखा है, ये भी हटा दीजिए, बोले विधानसभा में देंगे। ये लास्ट अरे डेटा आप वहां मांगिए ना, आप यहाँ चिल्लाने लग जाते हो। और आप बताइए जो राजस्थान रेगिस्तान हो चुका था, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने प्रूव कर दिया ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी कहते आई थी कि राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है, गंभीर अपराध है 2025 का। आज माननीय भजनलाल सरकार में महिला सुरक्षित हो गई है, महिला अपराधों में 9.54% की कमी आई है, दुष्कर्म में 7% की कमी आई है। घटनाएं होती है, उन घटनाओं को हम निकाल नहीं रहे। एक मिनट चलें, प्रतीक एक बार बताइए लास्ट डाटा कब का है? एक मिनट, लास्ट डाटा कब का है? लास्ट डेटा है जुलाई 2025, अगस्त सितंबर मैंने तो अभी बताया था। ये लीजिए वेबसाइट खोल करके। लेकिन योगेंद्र जी आप देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि शायद डाटा 1 से 2 महीने डिले होते हैं, क्योंकि हर थाने से कंपाइल होकर शायद रिपोर्ट आती है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद डाला जाता है। क्या ऐसा होता है नहीं होता? योगेंद्र जी क्या ऐसा होता है नहीं होता? योगेंद्र जी, जो पहले के कानून और अब के कानून में फर्क आ गया ना, 7 साल से कम के अपराधों का तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है ना। अब ये डाटा कैसे करेंगे? तो डाटा का संकलन कैसे करेंगे? जोशी साहब मेरे इसमें जोड़ेंगे। मैं एक बार विजेंद्र जी उसमें क्लियर कर दूं, जो अपराध बीएनएस के अपराध हैं, जो स्पेशल एक्ट के अपराध हैं, उनमें 7 साल में गिरफ्तारी की ऐसी कोई रोक नहीं है, नोटिस देना पड़ता है। लेन देन के अगर अपराध, अरे सुन लो, लेन देन या ट्रांजैक्शन मनी इन्वॉल्व है, कहीं पे मनी ट्रांजैक्शन का है, उसमें कंप्लेंट फाइल होती है, वो बीएनएस की खुद धारा कह रही है। पढ़ते हो नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता, पढ़ते हैं नहीं। अदिति सर वापस में आ रहा हूं। अदिति अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ है, उन्होंने इनका जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा राजस्थान को 9,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी गई। और आप जो कह रहे हैं कि एक अभिभावक की भूमिका निभाई गई, क्या वाकई में सेंटर का विशेष फोकस है राजस्थान पर कि भाई राजस्थान में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, इसको एक्सेलरेट किया जाए, या राजस्थान के बारे में सेंटर यह सोचती है कि यहां डेवलपमेंट बहुत पीछे है, इसको अगर सामने और साथ लाया जाएगा तो ही 2047 का जो हमारा एजेंडा है वो एग्जीक्यूट होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सवाल है, इसको बहुत उस लिहाज से राजस्थान की जनता को समझना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं। देखिए पहला तो ये होता है कि जब सरकार आ जाती है, एक जमाने में यही होता आया था कि सरकार आ गई, फिर हम आखिरी के 3.5 साल बाद से जाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये तो अमित शाह भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, CR पाटिल भी आते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, सब हो रहा है। देखिए 2 चीजें हैं, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लिहाज से, आर्थिक लिहाज से। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में है। आज AICC या जो इंदिरा भवन है वहां का AC का खर्चा पहले अशोक गहलोत सरकार से राजस्थान से चलता था, अब जाहिर तौर पे तेलंगाना कर्नाटक के दोनों ही राज्यों में बात करें तो फाइनेंशियल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। किसी भी सरकार के लिए जिन राज्यों में उनकी सरकारें आती हैं वहां का फाइनेंशियल पोटेंशियल समझने की बहुत जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, ग्रोथ की भी अपार संभावनाएं हैं, स्किल्ड लोगों को वेतन दो और उस तरीके से आगे बढ़ाओ। ऊर्जा के तौर पे गुजरात के बाद उन्होंने डेवलप किया है राजस्थान को भी, और सेम बात है आप राजस्थान में देंगे और राजस्थान से लेंगे भी, क्योंकि देश की इकोनॉमी इसी लिहाज से चलती है।
तो और खास तौर पे खुद मुख्यमंत्री के साथ रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, जिसकी वॉर विदेशों में एक अंतर्राष्ट्रीय पे चल रही है कि रेयर अर्थ मटेरियल किसके पास है, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके लिए खास तौर पे आज से 1 साल पहले कहा गया था कि आप खोज कीजिए। तो राजस्थान की पोटेंशियल अपार है, एक ये। अब पॉलिटिकल और फाइनेंशियल लिहाज से राजस्थान से आपने अभी अनएक्सप्लोर्ड इलाका है, भरतपुर का पूरा, ये तमाम चीजें। दूसरी बात ये है कि देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती है जब नए तरीके की सरकारें आती हैं, तो दिल्ली को पता है कि उनको कैसे कमांड और कंट्रोल रखना है, कैसे, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक तरीके से विश्वास करके सत्ता में लाई है, तो नरेंद्र मोदी को पता है कि मैं गायब नहीं होऊंगा, मैं आऊंगा। और एक आखिरी जाते जाते सवाल ये है कि वो महिला सशक्तिकरण, और विजय जी पूछिएगा, वो महिला सशक्तिकरण का जिक्र कर रहे हैं। आज भी हम जिस सदी में उसकी बात करते हैं, तालिबान के मिनिस्टर आते हैं और महिला पत्रकारों को घुसने नहीं देते और सरकार के किसी भी तरीके से चू तक नहीं निकलती। ये महिला सशक्तिकरण है हमारा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी, प्रतीक जी, योगेंद्र जी और अदिति, आपका भी शुक्रिया। लेकिन राजस्थान के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, उसी अपॉर्चुनिटी के तहत ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि सेंटर स्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि स्टेट डेवलप हो और उससे एक ऐसा रेवेन्यू का मॉडल क्रिएट हो जो देश के रेवेन्यू में बड़ी भूमिका निभाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बम्पर सौगातें आने वाले वक्त में भी राजस्थान को मिलती रहेंगी, क्योंकि यहां अपार संभावना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।